नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। इंडिया चाहता है में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस 22 घंटे के लिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की बैठक में गए। एससीओ के देशों को बेहतरी का रास्ता बताया, चीन को इशारों में समझाया कि दुनिया विकास के रास्ते से बढ़ेगी, दादागिरी से नहीं, और पाकिस्तान के आतंकवाद पर विकास की नई लकीर खींच दी। तो आज इंडिया चाहता है में आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे एससीओ के फोरम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेवर ने बताया कि भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में है। आपको यह भी हम दिखाने वाले हैं कि समरकंद में पीएम मोदी के नाम का डंका बजता रहा, लेकिन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बेइज्जती होती रही। और आपको यह भी हम दिखाने वाले हैं कि ब्रिटेन की महारानी के आखिरी दीदार के लिए कैसे द क्यू नाम से लगी है सबसे लंबी कतार। और शुरुआत समरकंद से करते हैं, जहां मंच तो सजा था एससीओ का, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस से ईरान तक के नेताओं से सीधा संवाद किया। एससीओ के मंच से पीएम मोदी ने एक नई दुनिया का खाका खींचा जिसमें भूख और गरीबी के लिए कोई जगह ना हो। तो हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा है कि क्या एससीओ बैठक के बाद भारत की विश्व गुरु की छवि और मजबूत हुई है? आप एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपना जवाब जरूर दीजिए। आपका फाइनल जवाब मैं शो के आखिर में दिखाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ के मंच का इस्तेमाल कई मामलों में किया है। यह दमखम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ही है कि वो यूक्रेन से युद्ध लड़ने वाले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने कह सकें कि युद्ध से दुनिया नहीं चलेगी। पीएम मोदी ने 3D का सिद्धांत दिया। 3D यानी डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी और डायलॉग। और इस 3D के साथ हिंदुस्तान ने विश्व गुरु बनने की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए हैं। तो आप देखिए समरकंद से मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारत की ताकत जब बढ़ती है, दुनिया की ताकत भी बढ़ती है। ये चाल आत्मविश्वास की नई दास्तां है। ये चेहरे का भाव बताता है कि विश्व की राजनीति का नया चैप्टर शुरू होने वाला है। इन आंखों में ये भरोसा समाया हुआ है कि दुनिया अब हिंदुस्तान को नजरअंदाज करके एक भी इंच आगे नहीं बढ़ सकती। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। समरकंद में जमाने ने पीएम मोदी में एक नया आत्मविश्वास देखा। ये आत्मविश्वास उस प्रण का भी है जो उन्होंने लाल किले की प्राचीर से लिया था, प्रण विकसित भारत का। अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा। बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा, और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। एससीओ की बैठक में प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज, उनका कॉन्फिडेंस ये बता रहा था कि उनके पीछे है 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का भरोसा। इशारा तो यही थी कॉन्फिडेंस की, और एक तरह से मल्टीलैटरल फोरम में एक इंडिया की गरिमा को ये प्रदर्शन करने के लिए। आई थिंक ही डिड इट विद ग्रेट वर्व। ये नरेंद्र मोदी की ताकत थी कि जिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पैर सिकोड़ कर बैठे हुए थे, वही पुतिन मोदी से मुलाकात में पलक पावड़े बिछा रहे थे। दरअसल पुतिन को भी नरेंद्र मोदी की ताकत का अंदाजा है। वो जानते हैं कि भले ही भारत से अमेरिका के रिश्ते नए आयाम पर खड़े हैं, लेकिन वो मोदी ही थे जो रूस यूक्रेन युद्ध से इत्तेफाक न रखते हुए भी अमेरिका के दबाव के बावजूद रूस के विरोध में नहीं खड़े हुए। वो भी तब जब रूस का खास दोस्त चीन तक उससे यूक्रेन युद्ध पर सवाल पूछ रहा है। ये बात खुद पुतिन ने शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद कही। पुतिन जानते हैं यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया में अलग थलग पड़े रूस को मोदी की कितनी जरूरत है। हालांकि रूस जैसे देश को भी इशारों इशारों में मोदी ने कह दिया कि इस युद्ध से दुनिया किस तरह परेशान है। आज जब पूरा विश्व महामारी के बाद आर्थिक रिकवरी की चुनौतियों का सामना कर रहा है,
एससीओ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एससीओ के सदस्य देश वैश्विक जीडीपी में लगभग 30% का योगदान देते हैं और विश्व की 40% जनसंख्या भी एससीओ देशों में निवास करती है। प्रधानमंत्री मोदी जब समरकंद पहुंचे थे तो सबकी नजर इस बात पर थी कि बैठक में प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं। क्या वो आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरेंगे? क्या वो चीन के साम्राज्यवाद पर प्रहार करेंगे? लेकिन जब पीएम मोदी बोले तो उनके पास इस बैठक में शामिल देशों को देने के लिए बहुत कुछ था। मोदी के पास खाद्य संकट का समाधान था, मोदी के पास ऊर्जा संकट का समाधान था, मोदी के पास मानव केंद्रित विकास मॉडल था, मोदी ने इनोवेशन की बात की, मोदी ने ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात की। मोदी की मदद का हाथ उस पाकिस्तान की तरफ भी था जो इस बैठक में खुद के आतंक प्रभावित होने का रोना रो रहा था। लेकिन उसी के फैलाए आतंक के सबसे बड़े शिकार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि आओ हमसे सीखो तरक्की का रास्ता। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हमारे ये अनुभव कई अन्य एससीओ सदस्यों के भी काम आ सकता है। इसी उद्देश्य से हम एक नए स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन की स्थापना करके एससीओ के सदस्य देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में न चीन का नाम लिया न पाकिस्तान का, लेकिन इन दोनों देशों के राष्ट्रपतियों को मिर्ची खूब लगी। भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात कहकर चीन को मोदी ने सीधा संदेश दे दिया। स्टार्टअप के जरिए भारत दुनिया को सस्ते सामान और श्रम के जरिए लुभा रहा है, तकनीक के जरिए अपनी ओर खींच रहा है। वहीं दूसरी ओर चीन के लिए ये बेहद ही भारी पड़ रहा है। वैसे भी इस वैश्विक काल में जो कोरोना की समस्या आई है उससे चीन की अर्थव्यवस्था को खासा नुकसान पहुंचा है। कई कंपनियां वहां से कारोबार समेट चुकी हैं, कुछ तो भारत भी आ गई हैं और ऐसे में चीन को इस बात का डर है कि सस्ते श्रम के चलते भारत चीन से काफी आगे निकल सकता है। प्रधानमंत्री ने भले ही एससीओ देशों में सहयोग बढ़ाने की बात की, लेकिन चीन और पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात नहीं करके दोनों देशों को कड़ा संदेश भी दे दिया। समरकंद में हुई समिट में सबका ध्यान इस ओर था कि प्रधानमंत्री मोदी का शहबाज शरीफ और शी जिनपिंग के लिए रुख क्या होता है। क्या प्रधानमंत्री हाथ मिलाएंगे या मुलाकात करेंगे? ऐसे इस बैठक में कई मौके आए जब ये नेता आपस में मिल सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कोई पहल नहीं की। ये मोदी का संदेश देने का तरीका ही है। जो कल रात के डिनर जिसमें सारे एससीओ देशों के नेता मौजूद थे, उस डिनर में पीएम मोदी नहीं थे। दरअसल मोदी ने अपना कार्यक्रम ही ऐसा तैयार किया कि वो सबसे अंत में समरकंद पहुंचे और डिनर में हिस्सा नहीं लिया। डिनर के दौरान जिनपिंग और शहबाज से मिलना कूटनीतिक मजबूरी बन सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज इशारा कर रही है कि वो भारत को सुपर पावर बनाने के रास्ते में है, लेकिन ये ताकत दुनिया को दबाने के लिए नहीं बल्कि आगे बढ़ाने वाली होगी। भारत की भूमिका विश्व गुरु की होगी जो दुनिया को राह दिखाएगा। समरकंद से अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट। समरकंद में जिस जगह एससीओ की बैठक हो रही है, जहां तमाम राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे के साथ अपने भविष्य की बेहतरी पर माथापच्ची कर रहे थे, उस जगह पर एबीपी न्यूज इकलौता चैनल है जो पहुंचने में कामयाब रहा। तो आप देखिए मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय कैसे उस सेंटर तक पहुंचे, उनकी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सेंटर के भीतर जा रहे हैं। ये कांग्रेस का सेंटर है जहां पर एससीओ समिट हुई है। इसके हम भीतर प्रवेश कर रहे हैं और दिस इज द वे, दिस इज द वे, दिस इज द वे। ओके, ये देखिए हम इस सेंटर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं जहां पर ये कॉन्फ्रेंस हुई है। एबीपी न्यूज इसके भीतर जा रहा है और यहीं पर समरकंद डिक्लेरेशन फाइल किया गया है और ये कांग्रेस का सेंटर है। ओके। तो समरकंद डिक्लेरेशन में सबसे अहम बात ये हुई है कि सीधी चेतावनी दी गई है उन देशों को जो कि एक तरफा प्रतिबंध लागू करते हैं और ये चेतावनी वेस्ट को है, अमेरिका को है। ये देखिए, ये उसकी गैलरी है, यहाँ पर हम मौजूद हैं और ये अंदर का एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं। कैमरा अभी इसके आगे हमको बंद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल हैं, लेकिन हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये
कांग्रेस के सेंटर की, जहां पर सारे देशों के एससीओ के जो डायलॉग पार्टनर इकट्ठा हुए, जहां पर हेड ऑफ स्टेट इकट्ठा हुए एससीओ के, और जहां पर ऑब्जर्वर स्टेट इकट्ठा हुए, और यहां से वेस्ट को क्लियर मैसेज दिया गया है। ये आप उस जगह की तस्वीरें, पहली एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं, और ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है वेस्ट के लिए जो एससीओ से निकला है। मनोज कुमार के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, समरकंद। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान और चीन दोनों को उनकी हैसियत दिखा दी। समरकंद में प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में पाकिस्तान को ऐसी लताड़ लगाई कि पाकिस्तान बिलबिलाने लगा। उसके विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो अभी से कहने लगे कि अगले साल भारत में होने वाले एससीओ समिट में पाकिस्तान आएगा कि नहीं, यह पक्का नहीं। पाकिस्तान अभी उलझनों में उलझा है और पीएम मोदी ने मैदान समरकंद में 4 जंग जीत ली। इसे समझने के लिए आप देखिए मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय की समरकंद से यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बस 5 साल पहले ही तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ का सदस्य बना था हिंदुस्तान। तब भी प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी और आज भी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। बस 5 साल में आज एससीओ में जिस एक नाम का डंका बजता रहा वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूरी दुनिया ने समरकंद में एससीओ के मंच से पीएम मोदी को बहुत शिद्दत से सुना, तो इसलिए कि बदहाली के दौर में हिंदुस्तान उम्मीद का दूसरा नाम है। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हमारे ये अनुभव कई अन्य एससीओ सदस्यों के भी काम आ सकता है। इसी उद्देश्य से हम एक नए स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन की स्थापना करके एससीओ के सदस्य देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार है। समरकंद में एससीओ की बैठक यूं तो कूटनीति का एक फोरम है, लेकिन कूटनीति भी किसी जंग से कम नहीं होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में भारत की दमदार हनक के लिए 4 मोर्चे खोले। पीएम मोदी का पहला मोर्चा पाकिस्तान पर दबाव, अफगानिस्तान से दोस्ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक प्योर पॉलिटिशियन है, लेकिन कूटनीति की बारीकी को यूं समझते हैं कि पाकिस्तान को अलग थलग करते हुए अफगानिस्तान से दोस्ती का मंत्र भी दे दिया। पीएम मोदी ने जब ये कहा कि सदस्य देशों को एक दूसरे को ट्रांजिट अधिकार देना चाहिए, तो उनके निशाने पर पाकिस्तान था। आखिर कोरोना की वैश्विक महामारी और यूक्रेन संकट के बीच ग्लोबल सप्लाई चेन में कई मुश्किलें हैं, खासकर अफगानिस्तान जैसे बदहाल देश को। महामारी और यूक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कई बाधाएं उत्पन्न हुई। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें। पीएम मोदी का दूसरा मोर्चा आतंक पर लगाम, निशाने पर पाकिस्तान। पीएम मोदी ने एससीओ के मंच पर आतंकवाद का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को कूटनीतिक तरीके से जवाब दे दिया। पहला ये बताकर कि ट्रांजिट रूट नहीं देने वाले देश कौन है, इशारा पाकिस्तान की तरफ था, और दूसरा ये कि पाकिस्तान अगर आतंक के रास्ते पर नहीं होता तो भारत की तरह ही विकास करता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेडिकल टूरिज्म का उदाहरण देकर इस बात को समझा दिया। भारत आज विश्व के मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म के लिए सबसे किफायती डेस्टिनेशन में से एक है। अप्रैल 2022 में गुजरात में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया गया। पारंपरिक चिकित्सा के लिए यह WHO का पहला और एकमात्र ग्लोबल सेंटर होगा। पीएम मोदी का तीसरा मोर्चा रूस ईरान से मेल, चीन का होगा खेल। एससीओ का हेडक्वार्टर चीन में है, इसके बावजूद
एससीओ में चीन भारत से अगर तुलना करें तो बेहद अलग थलग दिखा। खुद रूस इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि आखिरकार चीन यूक्रेन के मुद्दे पर उसका खुल करके साथ क्यों नहीं दे रहा है। दूसरी ओर भारत की जो मुलाकात हुई प्रधानमंत्री मोदी की, जो ईरान के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई है, वो इस समिट में भारत के बढ़ते हुए दबदबे का संकेत है। चीन दुनिया में सबसे बड़ी आर्थिक और सामरिक शक्ति बनना चाहता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया में भूख से तड़पते लोगों का सवाल उठाकर मानवीय जीत हासिल कर ली। विश्व आज एक और बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है और यह है हमारे नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस समस्या का एक संभावित समाधान है मिलेट्स की खेती और उपभोग को बढ़ावा देना। वर्ष 2023 को यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाएगा। हमें एससीओ के अंतर्गत एक मिलेट फूड फेस्टिवल के आयोजन पर विचार करना चाहिए। कुछ देशों के हाथों में जरूर एटम बम का बटन है, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि इस वक्त दुनिया में करीब 83 करोड़ लोगों को 2 जून की रोटी नहीं मिलती, यानी दुनिया का हर 10वां आदमी खाली पेट सोने के लिए मजबूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस भूखे पेट तक भोजन पहुंचाने की बात करके साबित कर दिया कि दुनिया का नेता वो नहीं जिसकी दौलत बड़ी है, बल्कि बड़ा नेता वो है जो सबका ख्याल रखता है। पीएम मोदी का चौथा मोर्चा, एससीओ का प्लेटफॉर्म, अमेरिका को पैगाम। चीन जरूर दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनना चाहता है, लेकिन अभी भी दुनिया का सुपर पावर अमेरिका ही है। लेकिन अमेरिका ने जिस तरह पिछले दिनों पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान के लिए $40 मिलियन का पैकेज देने का फैसला किया, भारत ने उसका विरोध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह एससीओ के मंच पर सक्रिय दिखे, उससे अमेरिका को भी एक पैगाम गया है कि एशिया महाद्वीप के देश अपने लिए नई भूमिका तय कर सकते हैं। बहुत पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत न किसी देश से आंखें झुकाकर बात करेगा, न आंखें दिखाकर बात करेगा, बल्कि आंखें मिलाकर बात करेगा। आज एससीओ के मंच पर दुनिया ने उसी प्रधानमंत्री मोदी को देखा, लेकिन उसी मंच पर दुनिया ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी देखा, जिनकी बेइज्जती पर बेइज्जती होती रही। देश बाढ़ और आतंकी खेल से पहले ही कंगाल है। समरकंद में शहबाज भी बेहाल दिखे। आप देखिए मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। Уважаемый господин премьер-министр, идет перевод, все нормально? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एससीओ बैठक में 1-to-1 मुलाकात के दौरान का ये वीडियो पाकिस्तान की जगहसाई की वजह बन गया। सूट बूट में शहबाज शरीफ आए थे पुतिन से मिलने, लेकिन एक ईयरफोन लगाने में उनके पसीने छूट गए। पहले उन्होंने खुद कोशिश की, फिर जब नहीं हो पाया तो मदद मांगने लगे। ये सारा तमाशा पुतिन देख रहे थे। एक शख्स आया और ईयरफोन लगाकर चला गया। इसके बाद पुतिन ने जब बातचीत शुरू की तो शहबाज के कान से फिर ईयरफोन निकलकर बाहर आ गया। इस बार पुतिन भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। शहबाज शरीफ पसीना पसीना थे। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल है। लोग पूछ रहे हैं कि जिस देश का प्रधानमंत्री एक ईयरफोन नहीं संभाल सकता, वो अपने देश को क्या संभालेगा। दुनिया की बात छोड़िए, उनके देश की अवाम और विपक्षी पार्टियां ही शहबाज का मजा ले रही हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए एससीओ की इस बैठक के बड़े मायने हैं। ये बैठक ऐसे दौर में हो रही है जब पाकिस्तान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, आर्थिक भी और साथ में राजनीतिक भी। ऐसे में शहबाज शरीफ 2 मैसेज देना चाहते हैं। पहला ये कि वे इस समिट से क्या लेकर के जा रहे हैं, और दूसरा ये अपने देश की आवाम को क्या संदेश दे रहे हैं कि उनका यहाँ पर रुतबा कितना है।
लेकिन शहबाज शरीफ के अरमान तो पुतिन के साथ उनकी बैठक में ही टूट गए। उनके माथे का पसीना बता रहा था कि उनका आत्मविश्वास कितना कम है। शायद शहबाज की यह हालत देखकर रूस के राष्ट्रपति ने उन्हें गैस सप्लाई करने का भरोसा दे दिया। एससीओ की बैठक में जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बोलने का नंबर आया तो उनके पास इस संगठन को देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन मांगने के लिए बहुत कुछ। एससीओ की बैठक में पाकिस्तान में आई बाढ़ का जिक्र करते हुए शहबाज शरीफ भावुक हो गए। आलम यह हो गया कि उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति को पाकिस्तान के लिए मानवीय मदद की गुहार भी करनी पड़ी। शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से वही पुराना राग अलापा कि पाकिस्तान आतंकवाद का पीड़ित है। पूरी दुनिया ये जानती है कि टेररिज्म की फैक्ट्री कहाँ है, टेरर के ट्रेनिंग कैंप कौन चलाता है, भारत में आतंकवाद फैलाने वालों को शरण कौन देता है। लेकिन शहबाज बेशर्मी से कहते हैं कि पाकिस्तान आतंक का पीड़ित है। दरअसल शहबाज के एजेंडे में सिर्फ डॉलर है, जिसकी उन्हें दरकार है, क्योंकि वो जानते हैं एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलना उनके लिए नामुमकिन है। लिहाजा खुद को पीड़ित बताकर वो अपना पक्ष मजबूत करने की कोशिश में। लेकिन शहबाज करने गए थे कुछ और, वो कुछ और गया। एससीओ की बैठक में गुरुवार को हुए डिनर का ये वीडियो देखिए। ये वीडियो इमरान खान की पार्टी ने खुद ट्वीट किया है। वीडियो में एससीओ नेताओं को फूड कोर्ट में डिश टेस्ट कराने के लिए बुलाया गया। जब सारे नेताओं ने डिश टेस्ट कर ली तो सबसे अंत में शहबाज शरीफ को बुलाया गया। इमरान की पार्टी ने लिखा है, सोशल मीडिया में पीएमएलएन के इस झूठ का पर्दाफाश होने में 4 घंटे भी नहीं लगे कि शहबाज शरीफ बैठक में सबके आकर्षण का केंद्र है। इस वीडियो में सच छिपा है। वो आखिरी थे जिन्हें खाना चखने के लिए बुलाया गया। अब शहबाज समरकंद गए तो थे पाकिस्तान में अपनी स्थिति मजबूत कर ले, लेकिन उनके पीछे पाकिस्तान में राजनीतिक हालात बदलने लगे। पाकिस्तान के अखबार डेली पाकिस्तान ने दावा किया है कि इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल बाजवा के बीच बैठक हुई है। ये बैठक राष्ट्रपति भवन में सितंबर के पहले हफ्ते में हुई है। कहीं ऐसा न हो कि समरकंद से पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती कराकर लौटने से पहले ही शहबाज शरीफ का तख्ता पलट हो जाए। समरकंद से अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट। पाकिस्तान बेहाल है। अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर भी उसकी खास इज्जत नहीं बची। आतंकवाद उसका हथियार है, लेकिन उस हथियार पर भारत ने कभी सर्जिकल स्ट्राइक तो कभी एयर स्ट्राइक से हमला बोला। लेकिन अब अपने देश में असदुद्दीन ओवैसी को ले लीजिए। हैदराबाद उनका मोहल्ला है और वहां उनका हल्ला है। वो बीजेपी से लड़ते लड़ते अब भी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवालों का हल्ला मचाने लगे हैं। अब देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कल अमित शाह आएंगे तो बोलेंगे निजाम मंडलीस, तो बोलो ग्वालियर के राजाओं ने झांसी की रानी से बगावत की थी या नहीं की थी, बताओ। बीजेपी आरएसएस से हमको कोई तुम्हारी वफादारी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हैदराबाद की जंग शुरू हो गई। ओवैसी के मोहल्ले में शनिवार को अमित शाह हल्ला बोलने वाले हैं, लेकिन ओवैसी ने आज ही मोर्चा खोल दिया। दरअसल 17 सितंबर वो तारीख है जिस दिन ऑपरेशन पोलो के जरिए हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। इस तारीख को बीजेपी सरकार हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने जा रही है। 17 सितंबर को गृहमंत्री अमित शाह हैदराबाद आ रहे हैं। उन्होंने हैदराबाद रियासत में आने वाले 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी न्योता दिया है। अब इसी के जवाब में ओवैसी ने इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस नाम दे दिया। ओवैसी ने अमित शाह के आने के एक दिन पहले मोटरसाइकिल रैली निकाली। उसके बाद हैदराबाद में ओवैसी का जलसा हुआ। शाह के कार्यक्रम से पहले ओवैसी अपना संदेश पहुंचा देना चाहते हैं। बहुत आए थे ना पुराने शहर को, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, मट्ठी कुछ भी नहीं हुआ। अमित शाह आए, योगी आए, बाबा आए, कौन कौन आए। हैदराबाद की आजादी के बहाने तेलंगाना की सियासत गर्म हो गई है। दरअसल इस कार्यक्रम का असर तेलंगाना के आने वाली विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ने वाला है, जिसके लिए बीजेपी पूरा दम लगा रही है। ऐसे में ओवैसी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। निजाम के बहाने बीजेपी हमला करे उससे पहले ओवैसी अपनी फील्डिंग पूरी कर लेना चाहते हैं। निजाम की हुकूमत में निजाम ने मंदिरों को पैसे दिए थे,
ये बीजेपी आरएसएस वाले हमको बोलते हैं निजाम से इनका ताल्लुक है, कासिम रजवी से इनका ताल्लुक है। अरे हमारा ताल्लुक निजाम से नहीं है, हमारा ताल्लुक मौलवी अलाउद्दीन से, तुर्रेबाज खान से, मुजाहिदीन आजादी से है। ओवैसी जिस निजाम के गुण गा रहे हैं, दरअसल हैदराबाद के भारत में मिलने में वही निजाम सबसे बड़ा रोड़ा थे। लेकिन यही ओवैसी की राजनीति है कि वो निजाम की तारीफ भी कर मजहब वाला दांव भी चलते हैं और बीजेपी पर सवाल भी उठाते हैं। अब बताइए आप कि भारत में इतने राजा रजवाड़े थे जो आज भाजपा में हैं, बताओ तुमने क्या दिया? ग्वालियर के जो महाराजा, जो राजाओं का खानदान है, झांसी की रानी के खिलाफ बगावत में हिस्सा लिए। कल अमित शाह आएंगे तो बोलेंगे निजाम मंजलिस, तो बोलो ग्वालियर के राजाओं ने झांसी की रानी से बगावत की थी या नहीं की थी? बताओ। और बात जब बीजेपी की हो तो बिना मोदी के वो पूरी कहां होती है? कोई बोलेगा कि मुझे मुगल पसंद नहीं है, ठीक है तुमको पसंद नहीं है, मगर तुम ताजमहल जाके देखते नहीं देखते? बीजेपी को मुगलों से नफरत है, मगर लाल किले पर मोदी झंडा लहराते हैं। बीजेपी को निजाम से नफरत है, मगर उस्मानिया में दिमाग का इलाज भी करवाए। हैदराबाद के मुक्ति दिवस पर कार्यक्रमों के नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन सबकी नजर तेलंगाना के चुनाव पर है। ओवैसी ने आज जंग का आगाज किया है, लेकिन शनिवार को इस जंग को अंजाम तक पहुंचाएंगे अमित शाह, जिनके निशाने पर ओवैसी भी होंगे और चंद्रशेखर राव भी। आप देख रहे हैं इंडिया चाहता है। अभी एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया है। आज अमानतुल्लाह खान और उनके बिजनेस पार्टनर के 4 से 5 ठिकानों पर एंटी करप्शन ब्रांच ने छापा मारकर 12 लाख कैश और एक विदेशी पिस्तौल बरामद की थी। इसी केस में अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ वरुण जैन हमारे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ। वरुण, देखिए, बिल्कुल एंटी करप्शन ब्रांच ने अमानतुल्लाह को अभी गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले उन्हें नोटिस दिया था पूछताछ में शामिल होने के लिए। दोपहर करीब 1 बजे के आसपास अमानतुल्लाह खान एंटी करप्शन ब्रांच के ऑफिस पहुंचे थे। आपको बता दें 2020 में एंटी करप्शन ब्रांच ने एक FIR दर्ज की थी। आरोप ये था कि अमानतुल्लाह खान ने 2018 से 20 में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए कई अनियमितताएं बरती, कई गलत जो भर्तियां थी वो की गई थी। साथ ही जो वक्फ बोर्ड की जमीन थी उस पर जो दुकानों की अलॉटमेंट की गई थी वो गलत तरीके से की गई थी। इसमें कई अनियमितताएं बरती गई थी। इसी को लेकर एंटी करप्शन ब्रांच ने 2020 में एक FIR दर्ज की थी। आज एंटी करप्शन ब्रांच ने पूछताछ के लिए बुलाया था। उसके बाद करीब 4 से 5 अमानतुल्लाह की लोकेशन पर एंटी करप्शन की कई टीमों ने छापेमारी की। उनके जो 2 एसोसिएट्स है, हामिद अली और साथ ही इमाम सिद्दीकी, इनके घर पे भी छापेमारी के दौरान कई जमीनों के कागजात, कई जरूरी दस्तावेज थे वो बरामद किए थे। दोनों की ही घर से करीब 12 लाख रुपए कैश और साथ ही एक वरुण, और इस तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। उनके एक और विधायक की गिरफ्तारी हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए वरुण आपका। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार सोमवार को होगा। उससे पहले उनके आखिरी दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। आलम यह है कि हजारों की तादाद में लोग उमड़े हुए हैं। महारानी के दर्शन के लिए 14 किलोमीटर तक लंबी कतार लगी हुई है। आप देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। वो आखिरी घड़ी जैसे जैसे करीब आ रही है, ब्रिटेन की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। जिस महारानी की छत्रछाया में ब्रिटेन ने 70 साल गुजारे, उनकी आखिरी झलक देखने के लिए लंदन मचल उठा है। आप देख सकते हैं कैसे एक लंबी कतार लगी है उन लोगों की जो अपनी महारानी की आखिरी बार झलक देखना चाहते हैं। महारानी के आखिरी दर्शन के लिए लोगों की लाइन इतनी लंबी है कि इसको मापने के लिए ट्रैकर्स का इंतजाम किया गया है। लंदन की सड़कों पर द क्यू नाम से इतनी लंबी कतार लगी है कि वो फासला अब तक ही 14 किलोमीटर लंबा हो गया है। घंटों पैदल चलकर लोग रानी की एक झलक के लिए पहुंचे।
ये कतार इतनी लंबी है कि एक बार अगर आप आगे बढ़ते हैं तो फिर कम से कम 20 घंटे तक आपको कतार में ही रहना होगा। लेकिन क्या बच्चा, क्या बुजुर्ग, लोग समय और दूरी की परवाह किए बगैर महारानी के आखिरी दीदार के लिए अपने घरों से निकल पड़े हैं। I think it's going to be very, very emotional, very moving. I just hope there's a lot of people that are being respectful. But you can just see by the people around you, I think that, people want to do this. And it's something that I think the public just feel they need to do. 2 दिन पहले से महारानी के अंतिम दर्शन के लिए जो कतार लगी है, उसमें लोग बड़े इत्मीनान से खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और फिर जब मंजिल पर अपनी महारानी से सदा सदा के लिए बिछड़ने का वक्त आता है तो चेहरे पर आंसू और गले में सिसकी होती है। बकिंघम पैलेस की ऊंची छतों के नीचे एक विशाल हृदय की मल्लिका रहा करती थी। ब्रिटेन के लोग उसमें अपने अतीत की परंपरा को देखते थे और सत्ता के खिलाड़ियों पर लगाम रखने वाली एक हमदर्द को भी। वो साथ छूट गया, लेकिन जाते जाते भी उसकी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश में मीलों तक कतार बन गई। वो आज वेस्टमिंस्टर की सीढ़ियां चढ़कर वहां खत्म हो रही है, जहां महारानी चिर निद्रा में लेटी हुई हैं। It was important for us to come and pay our tribute to the Queen. I mean, we've known the Queen all our life. Growing up with her, it's almost like having a grandmother. And so it's important, I think, to come here and mark, the occasion. And I think what's absolutely incredible is the fact that you've got so many people here this morning, all getting up, coming in, standing patiently, quietly in the queue. I think it's amazing. वेस्टमिंस्टर हॉल में लाइंग इन स्टेट में महारानी को रखा गया है। परंपरा और ब्रिटिश राज परिवार के रिवाजों के मद्देनजर वेस्टमिंस्टर हॉल में महारानी का ताबूत कैटाफॉल्क नाम के ऊंचे चबूतरे पर रखा है। सोमवार को वेस्टमिंस्टर एबे में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का राजकीय तरीके से अंतिम संस्कार किया जाएगा। महारानी के सम्मान में उनके अंतिम संस्कार के वक्त कोई शोर शराबा ना हो, इसलिए उस दिन खबर है कि 200 उड़ानें रद्द रहेंगी। मकसद साफ है, हीथ्रो एयरपोर्ट से होने वाली उड़ानें महारानी के अंतिम संस्कार के कार्यक्रमों में शोर न पैदा करें। साथ ही लोग अपनी महारानी को हमेशा के लिए अलविदा कह सकें, उस शोक का साझेदार हो सकें जो ब्रिटिश राजघराने से आम नागरिकों को जोड़ता है। इसके लिए इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में बैंक हॉलिडे घोषित किया गया है। सोमवार की शाम करीब 2000 लोग ब्रिटेन की उस महारानी को अंतिम विदाई देंगे जिनके नाम सबसे लंबे समय तक महारानी रहने का रिकॉर्ड है। महारानी की अंत्येष्टि के लिए 500 बेहद खास विदेशी मेहमानों और राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया है, लेकिन उन स्पेशल मेहमानों से भी कहा गया है कि वो कमर्शियल फ्लाइट से आएं और लंदन पहुंचने पर बस से अपनी मंजिल तक पहुंचे। ब्रिटेन की महारानी को अंतिम विदाई देने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन के भी पहुंचने की खबर है। वहीं हिंदुस्तान की तरफ से ब्रिटेन के लिए इस शोक की घड़ी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी। बतौर राष्ट्रपति मुर्मू की ये पहली विदेशी यात्रा है। और बारी है आज की लीड स्टोरी पर आपकी राय जानने की। हमारा आज का सवाल यह था कि एससीओ बैठक के बाद भारत की विश्व गुरु की छवि और मजबूत हुई है। 60% लोगों का जवाब हां में है, जबकि 40% लोगों का जवाब नहीं में है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।